हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। मैं हूँ शशि बाला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कहानी के लम्हे। इसमें आज हम आपको सुनाने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी प्रतिज्ञा का भाग 8। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी प्रतिज्ञा का भाग 8। वैशाख में प्रेमा का विवाह दाननाथ के साथ हो गया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सारे शहर के रईसों को निमंत्रित किया। लाला बद्री प्रसाद ने दोनों हाथों से रुपए लुटाए, मगर दाननाथ की ओर से कोई तैयारी न थी। अमृत राय चंदा करने के लिए बिहार की ओर चले थे और ताकीद कर गए थे कि धूमधाम मत करना। दाननाथ उनकी इच्छा की अवहेलना कैसे करते। इधर पूर्णा के आने से सुमित्रा को मानो आंखें मिल गई। उसके साथ बातें करने से सुमित्रा का जी ही न भरता। आधी आधी रात तक बैठी अपनी दुख कथा सुनाया करती। जीवन में उसका कोई संगी न था। पति की निष्ठुरता नित्य ही उसके हृदय में चुभा करती थी। इस निष्ठुरता का कारण क्या है, यह समस्या उससे हल न होती थी। वह बहुत सुंदर न थी, फिर भी कोई उसे रूपहीन न कह सकता था। बनाव श्रृंगार का तो उसे मरज सा हो गया था। पति के हृदय को पाने के लिए वह नित्य नया श्रृंगार करती थी और इस अभीष्ट के पूरा न होने से उसके हृदय में ज्वाला सी दहकती रहती थी। घी के छींटों से भभकना तो ज्वाला के लिए स्वाभाविक ही था। वह पानी के छींटों से भी भभकती थी। कमला प्रसाद जब उससे अपना प्रेम जताते तो उसके जी में आता छाती में छुरी मार लूं। घाव में यूं ही क्या कम पीड़ा होती है कि कोई उस पर नमक छिड़के। आज से 3 साल पहले सुमित्रा ने कमला प्रसाद को पाकर अपने को धन्य माना था। 2-3 महीने उसके दिन सुख से कटे, लेकिन ज्यों ज्यों दोनों की प्रकृति का विरोध प्रकट होने लगा, दोनों एक दूसरे से खिंचने लगे। सुमित्रा उदार थी, कमला प्रसाद पल्ले सिरे से कृपण। वह पैसे को ठीकरी समझती थी, कमला प्रसाद कोड़ियों को दांत से पकड़ता था। सुमित्रा साधारण भिक्षुक को भिक्षा देने उठती तो इतना दे देती कि वह चुटकी की चरम सीमा का अतिक्रमण कर जाता था। उसके मैके से एक बार एक ब्राह्मणी कोई शुभ समाचार लाई थी। उसे उसने नई रेशमी साड़ी उठाकर दे दी। उधर कमला प्रसाद का यह हाल था कि भिक्षु की आवाज सुनते ही गरज उठते थे, रूल उठाकर मारने दौड़ते थे। 2-4 को तो पीट ही दिया था। यहाँ तक कि एक बार द्वार पर आकर किसी भिक्षु की यदि कमला प्रसाद से मुठभेड़ हो गई तो उसे दूसरी बार आने का साहस न होता था। सुमित्रा में नम्रता, विनय और दया थी। कमला प्रसाद में घमंड, उच्छृंखलता और स्वार्थ। एक वृक्ष का जीव था, दूसरा पृथ्वी पर रेंगने वाला। उसमें मेल कैसे होता। धर्म का ज्ञान जो दाम्पत्य जीवन का सुख मूल है, दोनों में किसी को न था। पूर्णा के आने से कमला प्रसाद और सुमित्रा एक दूसरे से और पृथक हो गए। सुमित्रा के हृदय पर लदा हुआ बोझा उठ सा गया। कहाँ तो वह दिन ब दिन विरक्तावस्था में खाट पर पड़ी रहती थी, कहाँ अब वह हरदम हंसती बोलती रहती थी। कमला प्रसाद की उसने परवाह ही करना छोड़ दी। वह कब घर में आता है, कब जाता है, कब खाता है, कब सोता है, उसकी उसे जरा भी फिक्र ना रही। कमला प्रसाद लंपट न था। सबकी यही धारणा थी कि उसमें चाहे और कितने ही दुर्गुण हों, पर यह ऐब न था। किसी स्त्री पर ताक झांक करते उसे किसी ने न देखा था। फिर पूर्णा के रूप में उसे कैसे मोहित कर लिया, यह रहस्य कौन समझ सकता है। कदाचित पूर्णा की सरलता, दीनता और आश्रयहीनता ने उसकी कुप्रवृत्ति को जगा दिया। उसकी कृपणता और कायरता ही उसके सदाचार का आधार थी। विलासिता महंगी वस्तु है। जेब के रुपए खर्च करके भी किसी आफत में फंस जाने की जहाँ प्रतिक्षण संभावना हो, ऐसे काम में कमला प्रसाद जैसा चतुर आदमी न पड़ सकता था। पूर्णा के विषय में कोई भय न था। वह इतनी सरल थी कि उसे काबू में लाने के लिए किसी बड़ी साधना की जरूरत न थी। और फिर यहाँ तो किसी का भय नहीं, न फंसने का भय, न पिट जाने की शंका।
अपने घर लाकर उसने शंकाओं को निरस्त कर दिया था। उसने समझा था अब मार्ग में कोई बाधा नहीं रही, केवल घर वालों की आंख बचा लेना काफी था और यह कुछ कठिन न था। किंतु यहाँ भी एक बाधा खड़ी हो गई और वह सुमित्रा थी। सुमित्रा पूर्णा को एक क्षण के लिए भी न छोड़ती थी। दोनों भोजन करने साथ साथ जाती, छत पर देखो तो साथ, कमरे में देखो तो साथ, रात को साथ, दिन को साथ, कभी दोनों साथ ही सो जाती। कमला प्रसाद जब शयनागार में जाकर सुमित्रा की राह देखता देखता सो जाता तो न जाने कब वह उसके पास आ जाती। पूर्णा से एकांत में कोई बात करने का उसे अवसर न मिलता था। वह मन में सुमित्रा पर झुंझला कर रह जाता। आखिर एक दिन उससे न रहा गया। रात को जब सुमित्रा आई तो उसने कहा, तुम रात दिन पूर्णा के पास क्यों बैठी रहती हो? वह अपने मन में समझती होगी कि यह तो अच्छी भला गले पड़ी, ऐसी तो कोई बड़ी समझदार भी नहीं हो कि तुम्हारी बातों में उसे आनंद आता हो, तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंसती होगी। सुमित्रा ने कहा, अकेली पड़ी पड़ी क्या करूं? फिर यह भी तो अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम से सोऊं और वह अकेली रोया करे। उठना भी चाहती हूं तो चिपट जाती है, छोड़ती ही नहीं। मन में मेरी बेवकूफ़ी पर हंसती है या नहीं यह कौन जाने। मेरा साथ उसे अच्छा न लगता हो यह बात नहीं। तुम्हें यह ख्याल भी नहीं होता कि उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं, वह तुम्हारी सहेली बनने के योग्य नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझती। तुम्हें उतनी समझ ही नहीं, समझोगी क्या? ऐसी समझ का न होना ही अच्छा है। उस दिन से सुमित्रा परछाई की भांति पूर्णा के साथ रहने लगी। कमला प्रसाद के चरित्र में अब एक विचित्र परिवर्तन होता जाता था। नौकरों पर डांट फटकार भी कम हो गई, कुछ उदार भी हो गया। एक दिन बाजार से बंगाली मिठाई लाए और सुमित्रा को देते हुए कहा, जरा अपनी सखी को भी चखाना। सुमित्रा ने मिठाई ले ली, पर पूर्णा से उसकी चर्चा तक न की। दूसरे दिन कमला प्रसाद ने पूछा, पूर्णा ने मिठाई पसंद की होगी? सुमित्रा ने कहा, बिल्कुल नहीं, वह तो कहती थी मुझे मिठाई से कभी प्रेम न रहा। कई दिनों के बाद कमला प्रसाद एक दिन 2 रेशमी साड़ियां लाए और बेधड़क अपने कमरे में घुस गए। दोनों सहेलियां एक ही खाट पर लेटी बातें कर रही थी। हक बकाकर उठ खड़ी हुई। पूर्णा का सिर खुला हुआ था, मारे लज्जा के उसकी देह में पसीना आ गया। सुमित्रा ने पति की ओर कुपित नेत्रों से देखा। कमला प्रसाद ने कहा, अरे पूर्णा भी यही है। क्षमा करना पूर्णा, मुझे मालूम न था। यह देखो सुमित्रा, 2 साड़ियां लाया हूँ, सस्ते दामों में मिल गई। एक तुम ले लो, एक पूर्णा को दे दो। सुमित्रा ने साड़ियों को बिना छुए हुए कहा, इनकी तो आज कोई जरूरत नहीं, मेरे पास साड़ियों की कमी नहीं है और पूर्णा रेशमी साड़ियां पहनना चाहेगी तो मैं अपनी नई साड़ियों में से एक दे दूंगी। क्यों बहन, इसमें से लोगी कोई साड़ी? पूर्णा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं रेशमी साड़ी लेकर क्या करूंगी? कमला प्रसाद, क्यों, रेशमी साड़ी तो कोई छूट की चीज नहीं। सुमित्रा, छूट की चीज नहीं पर शौक की चीज तो है। सबसे पहले तो तुम्हारी पूज्य माता जी ही छाती पीटने लगेंगी। कमला प्रसाद, मगर अब तो लौटाने न जाऊंगा, बाजार समझेगा दाम सुन के डर के। सुमित्रा, बहुत अच्छी है तो प्रेमा के पास भेज दूं, तुम्हारी बेसाही हुई साड़ी पाकर अपना भाग्य सराहेगी। मालूम होता है आजकल कहीं कोई रकम मुफ्त हाथ आ गई है। सच कहना, किसकी गर्दन लेती है? कांट के रुपए खर्च करके तुम ऐसी फिजूल की चीज कभी ना लाए होगे। कमला प्रसाद ने आव्ने दृष्टि से सुमित्रा की ओर देखकर कहा, तुम्हारे बाप की तिजोरी तोड़ी है और भला कहाँ डाका मारने जाता। सुमित्रा, मांगते तो वह यूं ही दे देते, तिजोरी तोड़ने की नौबत ना आती, मगर स्वभाव का क्या करो। कमला प्रसाद ने पूर्णा की ओर मुंह करके कहा, सुनती हो पूर्णा इनकी बात? पति से बातें करने का यही ढंग है? तुम भी इन्हें नहीं समझाती? और कुछ नहीं तो आदमी सीधे मुंह बात तो करे। जब से तुम आई हो मिजाज और भी आसमान पर चढ़ गया है। पूर्णा को सुमित्रा की कठोरता बुरी मालूम हो रही थी। एकांत में कमला प्रसाद सुमित्रा को जलाते हों, पर इस समय तो सुमित्रा ही उन्हें जला रही थी। उसे भय हुआ कि कहीं कमला प्रसाद मुझसे नाराज हो गए तो मुझे इस घर से निकलना पड़ेगा। कमला प्रसाद को अप्रसन्न करके यहाँ एक दिन भी निभा नहीं हो सकता, यह वह जानती थी।
इसलिए सुमित्रा को समझाती रहती थी। बोली, मैं तो बराबर समझाया करती हूँ, बाबूजी पूछ लीजिए, झूठ कहती हूँ। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, इनके आने से मेरे मिजाज क्यों आसमान पर चढ़ गया। जरा यह भी बता दो, मुझे तो इन्होंने राज सिंहासन पर नहीं बिठा दिया। हाँ, तब अकेली पड़ी रहती थी, अब घड़ी दो घड़ी इनके साथ बैठ लेती हूँ। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता। कमला प्रसाद, तुम व्यर्थ बात बढ़ाती हो सुमित्रा। यह कब कहता हूँ कि तुम इनके साथ उठना बैठना छोड़ दो। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। सुमित्रा, और यह कहने का आशय ही क्या है कि जब से यह आई है तुम्हारा मिजाज आसमान पर चढ़ गया है। कमला प्रसाद, कुछ झूठ कह रहा हूँ, पूर्णा खुद देख रही है। तुम्हें उनके सत्संग से कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी। इन्हें यहाँ लाने का मेरा एक उद्देश्य यह भी था, मगर तुम्हारे ऊपर इनकी सोबत का उल्टा ही असर हुआ। यह बेचारी समझाती होगी, मगर तुम क्यों मानने लगी। जब तुम मुझी को नहीं गिनती तो यह बेचारी किस गिनती की है। भगवान सब दुख दे पर बुरे का संग न दे। तुम इनमें से एक साड़ी रख लो पूर्णा, दूसरी मैं प्रेमा के पास भेजे देता हूँ। सुमित्रा ने दोनों साड़ियों को उठाकर द्वार की ओर फेंक दिया। दोनों कागज में तह की हुई रखी थी। आंगन में जा गिरी। मेहरी उसी समय आंगन धो रही थी। जब तक वे दौड़कर साड़ियाँ उठाए, कागज भीग गया और साड़ियों में धब्बे लग गए। पूर्णा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, यह तुमने क्या किया बहन, देखो तो साड़ियाँ खराब हो गई। कमला प्रसाद, इनकी करतूतें देखते जाओ, इस पर भी मैं ही बुरा हूँ, मुझे में जमाने भर के दोष है। सुमित्रा, तो ले क्यों नहीं जाते अपनी साड़ियाँ। कमला प्रसाद, मैं तुम्हें तो नहीं देता। सुमित्रा, पूर्णा भी न लेगी। कमला प्रसाद, तुम उनकी ओर से बोलने वाली कौन होती हो। तुमने अपना ठीका लिया है या जमाने भर का ठीका लिया है। बोलो पूर्णा, एक रस दूना। यह समझ लो कि तुमने इनकार कर दिया तो मुझे बड़ा दुख होगा। पूर्णा बड़े संकट में पड़ गई। अगर साड़ी लेती है तो सुमित्रा को बुरा लगता है, नहीं लेती तो कमला प्रसाद बुरा मानते हैं। सुमित्रा क्यों इतना दुराग्रह कर रही है, क्यों इतना जामे से बाहर हो रही है, यह भी अब उससे छिपा ना रहा। दोनों पहलुओं पर विचार कर उसने सुमित्रा को प्रसन्न रखने ही का निश्चय किया। कमला प्रसाद रूठकर उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते थे। अधिक से अधिक उसे यहाँ से चला जाना पड़ेगा। सुमित्रा अप्रसन्न हो गई तो ना जाने क्या गजब ढाए, ना जाने उसके मन में कैसे कैसे कुत्सित भाव उठे। बोली, बाबूजी, रेशमी साड़ियाँ पहनने का मुझे निषेध है, लेकर क्या करूँगी। ऐसा ही है तो कोई मोटी झोटी धोती ला दीजिएगा। यह कहकर उसने कमला प्रसाद की ओर विवश नेत्रों से देखा। उनमें कितनी दीनता, कितनी क्षमा प्रार्थना भरी हुई थी। मानो वे कह रही थी, लेना तो चाहती हूँ पर लूँ कैसे। इन्हें आप देख ही रहे हैं, क्या घर से निकालने की इच्छा है। कमला प्रसाद ने कोई उत्तर नहीं दिया। साड़ियाँ चुपके से उठा ली और पैर पटकते हुए बाहर चले गए। हेलो व्यूअर्स, यह था मुंशी प्रेमचंद की कहानी का भाग 8। जल्द ही मिलेंगे भाग 9 के साथ।